रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक लोकल कमेटी का रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि ये जो दीवार है, ये दीवार मध्य प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं, कुछ हिस्से में दिखते हैं। दीवार कहीं भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, कहीं पे दीवार कम्युनिटी का कोई भी लोग रहते नहीं है। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रवन राज के साथ, और आज हम करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर बात जो मुद्दे जन समस्याओं से जुड़ी हुई है। एक भाई साहब आ चुके हैं उड़ीसा से, और आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं अपना एक भारी जनसमूह लेकर। क्या है मुद्दे और किस तरह से ये कर रहे हैं काम, इसका जबरदस्त खुलासा करने वाले हैं। जी भैया, यहाँ पे आने का क्या मकसद है? यहाँ पे आने का मकसद ये है सर कि 2000 मतलब 1979 ऑनवर्ड्स 40 साल हो गया, एससी रिजर्वेशन में सवर्ण कम्युनिटी जो संपन्न कम्युनिटी है वो लोग घुस गए हैं, जिनको हम शॉर्टली बोलते हैं केडीके। स्टैंड्स फॉर केवट, धीवर और कैवर्त। ये तीनों जात का दीवार का सिनोनिम्स बोल के इन लोग को एससी कम्युनिटी में घुसा दिया गया है, और ये रिजर्वेशन एससी कम्युनिटी के रिजर्वेशन खा रहे हैं, जिससे ओरिजिनल एससी कम्युनिटी के जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, शिक्षागत स्तर पे ये लोग पीछे जा रहे हैं, आर्थिक उनको नुकसान हो रहा है। तो हम इसको विरोध कर रहे हैं कि 40 साल से हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं, और जो लोग एससी कम्युनिटी में ओरिजिनल एससी लोग हैं नहीं, जो अनटचेबिलिटी कभी फेस किया नहीं, जिन लोगों के साथ कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं, वो लोग यहाँ पे रिजर्वेशन खा रहे हैं, जो कि रिजर्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका भी वायोलेशन हो रहा है। और ये लोग जिस प्रोसेस से घुसे हैं, इसमें आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक मोडालिटी 1998 में इशू किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट भी अपना वेरियस जजमेंट में ये बोला है कि कोई भी कास्ट, कोई कम्युनिटी का मतलब एससी में या एसटी में ये इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का जो प्रोविजन है वो 1998 एससी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट का मॉडलिटी में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करेगा, पहले उसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में बात होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों को बुलाएगा, उनका बैठक होगा। बैठक होने के बाद सभी के कंसर्न पे एक ड्राफ्ट बिल बनेगा, और ड्राफ्ट बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा में पास होने के बाद, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद वो बनेगा एक्ट, और उनको घुसाया जाएगा। लेकिन उड़ीसा में 1979 ऑनवर्ड से ये लोग कोर्ट ऑर्डर से घुस गए, और ये नारायण बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा ये एक केस है, जिसमें ये लोग 1979 में इनको कोर्ट ऑर्डर से इनको घुसा दिया गया, और कास्ट सर्टिफिकेट उसी दिन से ये लोग ले रहे हैं। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट हुआ, जो एससी ऑर्डर का सेकंड अमेंडमेंट हुआ वो 2002 में हुआ, और जो मॉडलिटीज है उसको प्रोसीजर को फॉलो ना करके, जो अब तक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कभी भी कंसर्न नहीं दिया है कि इन लोग को घुसाना चाहिए, तो ये घुस गए हैं। और पहले से अगर आप देखेंगे, जिस गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट पहले बीजेडी के गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट रहे हैं, ये कभी भी ये प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट किया है। दीवार जो सीरियल नंबर 24 में आता है, वहीं पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक लोकल कमेटी का रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि ये जो दीवार है, ये दीवार मध्य प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं, कुछ हिस्से में दिखते हैं। दीवार कहीं भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, कहीं पे दीवार कम्युनिटी का कोई भी लोग रहते नहीं है। तो उन्होंने भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिपोर्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट को हाँ बोल के स्टेट गवर्नमेंट ने खुद बोला है 1967 में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा था, कि दीवार कम्युनिटी को हटा दो। इनको हटाने के बदले 2002 में दीवार कम्युनिटी को जैसे कि तैसे रहने दिया गया, और उसके साथ दीवर जो है, दीवार का सिनोनिम्स ये बोल के इन लोगों को अंदर घुसा दिया गया। तो इससे हम लोग का नुकसान हो रहा है। तो हम इसको चैलेंज करने के लिए ये 40 साल बाद पहला प्रोटेस्ट हमारा संगठन दिल्ली में कर रहा है। लोगों को ये साइलेंट जो घोटाला था, इनको पता भी नहीं था, जो कुछ लोग कर रहे थे। ट्रिपल पी जो होता है अपना हक अधिकार पाने के लिए, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, इनको करने के लिए बस प्रेयर में ही कुछ लोग रह गए। हमारे जो बुजुर्ग लोग बेचारे कमजोर पड़ गए, तो हम नौजवान अभी आए हैं, प्रेयर, पिटीशन भी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इस मुद्दे को हम ओडिशा असेंबली भी फरवरी 27 में घेराव कर चुके हैं, सरकार को आगाह कर चुके हैं। अब जंतर मंतर की बारी है, जंतर मंतर में आए हैं। तो आपने उड़ीसा से ये आगाज शुरू किया था, तो इसमें वहाँ की जो लोकल सरकार है, उड़ीसा गवर्नमेंट, विजू पटनायक, उन्होंने कोई एक्टिविटी दिखाई? देखिए, बीजेडी गवर्नमेंट 85 लाख जो असली अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका हक अधिकार को खुद ही मार रहा है। इन्होंने कोई एक्शन नहीं दिखाया, कोई सीरियसनेस नहीं दिखाया। सीरियसनेस अगर दिखाया होता तो आज हम जंतर मंतर में नहीं होते। इन्होंने कभी भी सीरियसनेस नहीं दिखाया है, इसलिए आज हम जंतर मंतर में हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो क्रोनोलॉजी है कि इन्होंने खुद रेकमेंड किया है कि इनको एससी कम्युनिटी में शामिल करो।
तो ये इनका बिल्कुल जो स्टैंड है हमारे लोग को लेके, ये पता है, ये हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। तो हम यहीं से ऐलान कर रहे हैं, हमारे ओडिशा का सारे लोग को भी बोलते हैं, असली अनुसूचित जाति के लोग, कि ये बीजेडी को वोट ना दें। अगर बीजेडी को तभी वोट करें, अगर ये 4 महीने के अंदर कोई प्रपोज़ल गवर्नमेंट को सबमिट करे कि इनको हटाया जाए, तभी हम वोट करेंगे, नहीं तो वोट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट का ये दोहरा रवैया क्यों है? इस तो पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? हाँ, ज़रूर। इसलिए है कि पहले तो ये एंटी दलित है, बीजेडी गवर्नमेंट, एंटी दलित है, और दूसरी बात है कि ये जो लोगों को ये एक ब्राह्मणिकल और एक मनुवादी कॉन्स्पिरेसी बोला जाएगा कि हमारे लोग को कमज़ोर करने के लिए दूसरे जाति को यहाँ पे घुसा रहा है। तो इनडायरेक्टली हमारी लोगों को कमज़ोर करना ही ये चाहता है। तो इनका जो स्टैंड है एंटी दलित स्टैंड है, ये नहीं चाहते हैं कि दलित लोग आगे बढ़े, इसलिए ये लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या सुझाव होना चाहिए? क्या अपने ओर से? आपके तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे क्या हिसाब मतलब क्या देखिए, उचित है? गवर्नमेंट जो बनता है, कोई भी गवर्नमेंट है वो, स्टेट को वेलफेयर स्टेट बोला जाता है। स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हर कम्युनिटी को राइट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए। हम भी ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, वो राइट्स हमें मिले। लेकिन ये लोग कहीं न कहीं हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, सबका वेलफेयर करना। तो हम ये स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, नवीन पटनायक से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ वैमनत्रिक भाव क्यों ले रहे हो? हमें क्यों कमज़ोर कर रहे हो? हमारे साथ भी अच्छे से ट्रीट करो, हमें हमें अधिकार दो। ये हमारा डिमांड है। तो क्या लगता है ये डिमांड सरकार तक पहुंचेगी? जरूर रहेंगी कि उनके कान के नीचे? जो ज़रूर रहेंगी सर, अब 2024 में इलेक्शन आने वाला है, और ये जो नौजवान अब दिल्ली पहुँच चुके हैं, ये आंदोलन अब घर-घर को जाएगा, गाँव-गाँव को जाएगा, कोने-कोने को जाएगा, और बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, जन आंदोलन का रूप लेगा। और डेफ़िनेटली ये बीजेडी गवर्नमेंट और जो नवीन पटनायक सरकार है, ये लोग समझ में आएगा, इनको जू कान में आएगा, और ये इनका दिमाग ठीक होगा। लेकिन SC/ST एक्ट पे काफी सारा यूपी में मायावती जी ने काम किया था। आपके उड़ीसा में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ऐसा इसलिए नहीं हो पाया सर कि देखिए, शुरू से कांग्रेस ले और बीजेपी ले और बीजेडी ले, ये सारे गवर्नमेंट तो आप जानते हैं कि अगेंस्ट SC/ST ओबीसी ही रहते ही हैं। इनका रवैया क्या होता है आप जानते हैं। SC/ST को लेके जो लैंड राइट्स भी है, वो अच्छे से काम नहीं हो रहा है, और इसलिए काम नहीं हो रहा है कहीं न कहीं कि बहुजन आंदोलन जो है, SC/ST का जो आंदोलन है, अवेयरनेस है, वो कम था लोगों में। अब थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, तो अवेयरनेस की वजह से हम लोग आप आके आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं जनता मंथन दिल्ली में। मतलब कहने का मतलब कि आप लोगों की कम्युनिटी में साक्षरता का स्तर बढ़ा है और उस साक्षरता का स्तर बढ़ने के कारण आप लोग के अंदर एक जागरूकता। डेफिनेटली ये आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ उसके वजह से हम लोग का थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट हुआ ही है। जो होना चाहिए वो अभी तक हो नहीं पाया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, अवेयरनेस हुआ है, तभी तो हम लोग आके यहीं पे आंदोलन अपना हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो इसमें केवल सरकार का ही दोष है या आप लोगों की अवेयरनेस की भी कमी है? सरकार को पूरा तरह से मैं 90% जिम्मेदार इसको बोलता हूँ, क्योंकि देखिए, लोगों को लिटरेसी रेट बढ़ाना, उनको एजुकेशन देना, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मेदारी है, ये सरकार का है। हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग अगर इलिटरेट हैं, तो उनको एजुकेट करने का भी सरकार का ही जिम्मेदारी है। लेकिन ये लोग कहीं-कहीं, आपको मैं बता दूँ कि यही आपके चैनल के माध्यम से एक घोटाला का दूसरा घोटाला मैं बताता हूँ कि SC/ST कम्युनिटी के लड़कों को बोला दिया गया कि आप प्राइमरी टीचर बनो। वहीं पे वैकेंसी केवल SC/ST लोगों को ही बोला कि SC/ST लोग ही अप्लाई करेंगे, और उनको सैलरी रख दिया जाए ₹1500। आप सोचिए, उनको बोला दिया कि ₹1500 6 साल काम करो, और उसके बाद तुम लोगों को रेगुलर किया जाएगा। अब ₹1500 को आप अगर 6 में अगर काउंट कर लोगे, तो ये 6 साल में करीब बस ₹1,20,000 ये लोग कमा रहे हैं। अगर हम राउंड फिगर पकड़ ले ₹20,000 महीने का, तो 6 दूने 12, ₹1,20,000 ये लोग कमा रहे हैं। तो ₹1,20,000 लेके ये गवर्नमेंट जो टैलेंटेड लड़के हैं ओडिशा का SC/ST कम्युनिटी, उनको प्राइमरी टीचर में बनाने में फंसा हुआ है, जो कि आगे जाके IAS IPS बन सकते थे, उनको ये फंसा के रख दिया। ये मैं 2004 की मैं बात बता रहा हूँ। मैं खुद था SC SS नौकरी में खुद कर रहा था, मैं नौकरी को छोड़ के आया, और आप समझिए कितने टैलेंटेड लड़के वहीं पे दबते रह गए हैं। अब मैं उसको छोड़ा, तभी मैं आके आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर नहीं छोड़े तो कितना टैलेंट को वहीं पे दबा के रख दिया गया है प्राइमरी टीचर बना के। मतलब आपको ये अनुभव हुआ कि हमारे साथ कहीं न कहीं स्कैम हुआ है? एकदम, अगर हमें सही में अगर गवर्नमेंट अपना हमारा अप्लीमेंट करना चाहता है, तो हमें, तुम जॉब दे रहे हो ठीक है, तो सैलरी तुम 40,000 क्यों नहीं करते? तुम 1500 में 500 में क्यों रखोगे सैलरी? और हमारा इतना टाइम बोलोगे कि 6 साल बाद आप लोग का रेगुलर होगा, उसके बाद सैलरी आपका इंक्रीज करेगा। तो ये रवैया पता चला किस तरह के कॉन्स्पिरेसी करके हमारा जो टैलेंटेड जो ब्रेन है,
जो अच्छे लड़के हैं उनका टैलेंट को ये लोग जाके प्राइमरी स्कूल में सीमित करके रख दिए। जो लड़के जाके आगे जज बन सकता था, आईएएस बन सकता था, उनको रोक दिया गया। तो ये तो घोटाला ही है। ये था आरक्षण पे एससी एसटी का एक अपना जबरदस्त मंतव्य। इस तरह के उभरते हुए बातों को समझने और देखने के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज राज के साथ।